किसी एक शहर में बिमला देवी रहा करती थी। बिमला देवी अपने पति और अपने बेटे के साथ रहती थी। बिमला देवी का बेटा जवान था और वो एक अच्छी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर था। एक दिन बिमला अपने बेटे से बोली, अरे बेटा रवि, जल्दी से शादी कर ले। अब तू शादी के लायक हो चुका है। अब तेरी शादी होनी चाहिए इस उम्र में। अब शादी की उम्र हो चुकी है, उम्र निकले जा रही है। शादी कर ले जल्दी से, हमें भी पोता पोती का मुंह दिखा दे। शादी भी कर लूँगा माँ, इतनी भी क्या जल्दी है आपको। और अभी तक मुझे लड़की कोई पसंद ही नहीं आई जिससे मैं शादी कर लूँ। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ। और वैसे भी आजकल के ज़माने में अच्छी लड़कियाँ मिलती ही कहाँ है। शादी के लिए भी तो एक अच्छी और सुंदर सुशील लड़की चाहिए ना। कर लूँगा शादी, आप चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, तुझे लड़की की क्या चिंता है। लड़की तो हमने ढूंढ रखी है। हमारे गांव में तुम्हारे पिताजी के दोस्त शर्मा जी की बेटी है ना, वो बहुत ही सुशील लड़की है। तुम्हारी जिंदगी संवार देगी तुम्हारी। क्या माँ, ये क्या बोल रही हो? शर्मा जी की बेटी? मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको तो पता है कि वो तीर मारती है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? वो तो दिखने में भी सुंदर नहीं है। मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे? मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करूँगा। उस चमेली से तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाली है। रवि गुस्से में वहां से चला जाता है। एक दिन रवि के ऑफिस में नई लड़की आती है। रवि उसको देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। रवि सर, मुझे ना विजय सर ने भेजा है आपके पास। मैं आपकी नए एम्प्लॉय हूँ और आज से मैं आपकी असिस्टेंट का काम करूँगी और मैं आपके काम में आपकी हेल्प भी करूँगी। रवि सर, आप मुझे मेरा काम समझा दीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी और आपको कोई भी मौका नहीं दूँगी कि कोई कंप्लेंट आ सके मेरे लिए। ओ अच्छा, तो तुम हो वो नई एम्प्लॉय। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम प्रियल है और आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। चलिए सर, अब आप मुझे मेरा काम समझा दीजिए। उसके बाद वो दोनों मीटिंग रूम में चले जाते हैं और रवि उसको उसका काम समझाता है। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। फिर वो ऑफिस के बाद रोज़ शाम को पार्क में जाया करते थे घूमने के लिए और बहुत सारा समय साथ में इकट्ठे बिताते थे। एक दिन रवि अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही उसकी माँ बोलती है, रवि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम शर्मा जी की बेटी चमेली के साथ शादी कर लो। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने रिश्ता पक्का कर दिया है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी चमेली से शादी हो रही है। मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस यही मांग रहे हैं कि तुम चमेली से शादी कर लो। अगले दिन रवि ऑफिस में जाता है और प्रियल को सारी बात बताता है। अरे प्रियल, मेरे पिताजी और माताजी ने मेरी शादी गांव की लड़की से तय कर दी है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब मैं उनको कैसे मना करूं? वो लोग मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि पिताजी ने उस लड़की जी के पिता को जवान जो दे रखी है। कोई बात नहीं रवि सर, आज चिंता मत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ ना, और शादी करने की क्या ज़रूरत है। हम सारा दिन तो ऑफिस में एक साथ रहते हैं, शाम को भी मिलते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ आपके माँ बाबूजी कहते हैं आप वहाँ पर शादी कर लीजिए। मैं कहीं ना थोड़ी भागी जा रही हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। आप उनको मना मत कीजिए। माता पिता तो भगवान के समान होते हैं। चलिए, मेरा शॉपिंग करने का मन कर रहा है। फिर प्रियल रवि को लेकर शॉपिंग के लिए जाती है। वो बहुत सारी शॉपिंग करती है, वो खूब शॉपिंग करती है। उसको कोई चिंता नहीं होती कि रवि की शादी तय हो चुकी है। उसके बाद वो उसको डिनर के लिए भी कहती है। फिर वो डिनर करने जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद रवि की शादी चमेली के साथ हो जाती है और वो चमेली उनके घर आ जाती है। जैसे ही चमेली और रवि कमरे में जाते हैं, रवि चमेली से बोलता है,
देखो चमेली, मेरी शादी जबरदस्ती की गई है। मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। और ये शादी सिर्फ एक दिखावे की है। दुनिया वालों के सामने हम पति पत्नी होंगे, लेकिन कमरे में हम एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। आज से मैं बेड पर सोऊंगा और तुम यहाँ नीचे जमीन पर सोना। यही तुम्हारी जिंदगी है। कोई बात नहीं रवि जी, ये आपकी ज़िंदगी है, आप इसे अपने तरीके से जिए, मैं आपको कोई रोक टोक नहीं करूँगी। आप जैसे भी रखेंगे मैं वैसे ही रह लूँगी, कोई बात नहीं। मैं तो वैसे भी ज़मीन पर सोने की आदी हूँ, मैं इस पर सो जाऊँगी, आप बेड पर सो जाइए। और मैं आप पर बोझ कभी नहीं बनूँगी और ना ही आपकी खुशियों में कभी भी कोई रुकावट बनूँगी। उसके बाद रवि बेड पर सो जाता है और चमेली ज़मीन पर सो जाती है। अगले दिन चमेली की पहली रसोई होती है तो वो गाजर का हलवा बनाती है। हलवा बना के वो सब घर वालों को परोसती है। सब घर वाले बैठे होते हैं, लेकिन रवि को वो अच्छा नहीं लगता और वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है, माँ, तुम्हें पता है ना कि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना ही तो मुझे ये लड़की पसंद है और ना ही इसके हाथ का खाना। और तुम ज़्यादा अच्छी बनने का नाटक मत करो, इतनी अच्छी तुम हो नहीं। मुझे नहीं खाना इसके हाथ का खाना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, वहीं से कुछ खा लूँगा। आप मुझे इस पर मत। चमेली बेटा, मैं तुमसे रवि की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल तुम उसे पसंद नहीं थी, हमने ज़बरदस्ती शादी कराई है, लेकिन धीरे धीरे वो संभल जाएगा और तुम्हें अपना लेगा। और इस शादी को भी अभी के लिए तुम थोड़ा सा अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ और तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे रवि जी की बातों का कोई बुरा नहीं लगा। वो तो मेरे अपने हैं, वो मेरे पति है। पति तो भगवान के समान होते ना। वैसे भी इन सब चीज़ों की आदत मुझे पड़ गई है। भगवान ने मुझे कमी जो दी है, सुंदर जो नहीं हूँ, बचपन से लेकर आज तक यही सब तो मुझे सुनने को मिला है। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे आदत हो गई है और धीरे धीरे रवि जी भी ठीक हो जाएंगे और हमारा रिश्ता सुधर जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है इस बात की कि रवि जी ने मुझे क्या बोला। उन्होंने जो कुछ भी बोला होगा वो दिल से नहीं बोला होगा माँ जी। हर संडे के दिन रवि प्रियल के घर जाता था। अच्छा हुआ रवि, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें पता है ना आज संडे है, हर संडे को हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। आज भी मेरा बहुत मन कर रहा है। ओ, मेम साहब को शॉपिंग कर रही है। तुम संडे को कहाँ शॉपिंग करती हो? तुम तो रोज ही शॉपिंग के लिए जाती हो। चलो चलते हैं, तुम्हें टाल भी तो नहीं सकता ना। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाती है। प्रियल रोज की तरह आज भी बहुत सारी शॉपिंग करती है। वो रवि के साथ घर आ जाती है। रवि, आज ना शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लगी है, तुम खाना बना लो, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो हुक्म मेरी मैडम जी। उसके बाद रवि किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। फिर खाना बनाने के बाद वो दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रवि घर चला जाता है। जैसे ही रवि घर जाता है, उसके घर जाते ही वो देखता है कि उसके मम्मी पापा खाना खा रहे थे और उसकी बीवी चमेली उनके पास खड़ी उनको खाना परोसती है। जैसे ही रवि घर जाता है, वो सब लोग रवि की ओर देखने लगते हैं और उसकी माता बोलती है, अरे रवि बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। हमने तो खाना खा लिया है, अब तू भी बहू के साथ खाना खा ले। मुझे नहीं खाना इसके साथ खाना, वैसे भी मैं खाना बाहर से खा के आया हूँ। इसको बोले ये मेरे बिना ही खाना खाया करे, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर रवि गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और उसकी सास बोलती है, अरे बेटा चमेली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ज़बरदस्ती शादी करा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे नहीं लगता ये ज़िंदगी में अब कभी सुधरेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा, माफ़ कर दो मुझे बेटा।
कोई बात नहीं है माँ जी, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है। आप लोग तो जानते ही है कि बचपन से मुझे सिर्फ बाबा जी ने ही पाला है। माँ तो मेरी मुझे जन्म देते ही मर गई थी, लेकिन आपसे जो प्यार मिला मुझे वो माँ के प्यार से कम नहीं था। इसके बाद वो आकर अपने कमरे में लेट जाती है। वो रवि को देखती है, वो सोया हुआ है, तो वो भी ज़मीन पर कपड़े बिछा होता है उस पर लेट जाती है, लेकिन वो सो नहीं रही होती है, वो थोड़ा उदास होती है। अगले दिन एतवार का दिन था। रवि प्रियल के घर जाता है, वहाँ पर उसकी सहेलियाँ बैठी होती है। अरे प्रियल, तूने शादी नहीं की है रवि से? सुना है रवि की शादी हो गई है, लेकिन तू तो उससे प्यार करती थी ना, शादी तो तुझे ही करनी चाहिए थी, तूने उसकी शादी क्यों होने दी? ये तो बहुत गलत हो गया तेरे साथ। क्या बातें कर रही हो? शादी? और वो भी रवि से? नो वे, मैं रवि से प्यार नहीं करती, भले वो मुझे प्यार करता हो। रवि तो मेरे लिए बस एक सोना का अंडा देने वाली मुर्गी है, जिसे मैं जब चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ, और उसके जैसे लड़के मेरे आगे पीछे बहुत घूमते हैं। मुझे रवि से कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं तो बस उसके पैसों से प्यार करती हूँ। तुम्हें नहीं पता, वो अपनी पूरी सैलरी मुझ पर उड़ा देता है। वो मेरी एक बात पर जान देने को तैयार होता है। ये सब बातें एक साइड पर खड़ा रवि सुन रहा होता है। वो प्रियल की ये सब बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और चमेली के बारे में सोचने लगता है कि मैंने प्रियल के लिए चमेली के साथ कितना गलत किया है। रवि को यकीन नहीं आ रहा था कि प्रियल एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। प्रियल और उसकी सहेलियां रवि को देख लेती है, पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रवि ने उसकी सारी बातें सुन ली है। रवि भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जाते ही अपने कमरे में जाता है चमेली के पास। चमेली वहाँ पर झाड़ू लगा रही होती है। चमेली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जिसके लिए मैंने तुमसे गलत किया उसने मुझे धोखा दिया। वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती हो। तुमने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा और फिर भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे माफ़ कर दो, तुम दिल की बहुत सुंदर हो। मैंने जान लिया है कि चेहरा सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे माफ़ कर दो चमेली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आज तक कभी तुमसे प्यार से बात तक नहीं की है, लेकिन आज के बाद मैं एक अच्छा पति बनूंगा और तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा और हक दूंगा जिसकी तुम जिम्मेदार हो। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगा। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अरे रवि जी, कोई बात नहीं है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। आपकी आंखें खुल गई है, यही मेरे लिए बहुत है। और अभी चिंता मत कीजिए, मुझे कोई बात की कोई फिक्र नहीं है। अब आप आ गए हैं ना, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर रवि चमेली को अपने गले से लगा लेता है और कुछ ही महीनों बाद चमेली एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है और उस बच्चे के आने से घर में खुशियां आ जाती है। अब रवि चमेली से बहुत प्यार करता है और ना ही उसे खुद बुरा कहता है और ना ही किसी और को कहने देता है। अब वो पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है। अब वो दोनों बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी।